हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं प्रगति क्लासेज पर, जहां हम लोग इंडियन पॉलिटी का सेशन जो है कवर कर रहे हैं, वो भी आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए। आज हम लोग जो है इसके लिए आपका 5वां सेशन कवर करेंगे, जो एमसीक्यू फॉर्म में जो है होने वाला है। हम लोग जो है टारगेटेड यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप जानिए, लगभग लगभग आपका 10 क्वेश्चन है, आगे पीछे करके 10 क्वेश्चन लगभग लगभग पॉलिटी से आ जाता है। तो ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये आप अगर पूरा टेस्ट सीरीज कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके लगभग इसी टेस्ट सीरीज से लगभग लगभग सब क्वेश्चन जो है निकल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज जो हम लोग 5वें प्रैक्टिस सेट को जो है करते हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन, एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की जो है संख्या होती है। तो ये आपको बताना है। जो एक उसको जो है, सॉरी, संख्या नहीं सभा होती है, वो संख्या नहीं सभा पूछ रहा है। जो एक पंचायत में, यानी ए पंचायत इज एन असेंबली ऑफ ऑल द एडल्ट लिविंग विद इन ये रीजन्स। तो वो जो है सभा क्या होती है ये पूछ रहा है। ग्राम सभा, विधानसभा, लोकसभा या राज्यसभा। बहुत आपका जो है आसान क्वेश्चन है, ये आपके पेट में पूछा गया है। तो यानी आप सुने होंगे, ये इस ग्राम सभा में मेरा जो है, इस ग्राम सभा में जो है इलेक्शन होने वाला है, या इस ग्राम सभा में मेरा जो है नॉमिनेशन है इलेक्शन के लिए। तो एक जो है ग्राम सभा क्या होता है, एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की संख्या होती है। और यहाँ एक बात और ध्यान रखना है, जो ग्राम सभा होता है उस उसका जो वोटर लिस्ट होता है, उसमें जितने लोगों का नॉमिनेशन होता है वोटिंग के लिए, जितने लोग वोट देने के योग्य होते हैं, वो ग्राम सभा के क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि जो भी व्यक्ति 18 वर्ष का हो गया है भारत में, वो आपका जो है वोटिंग देने का उसके पास अधिकार हो जाता है। पहले ये अधिकार आपका 21 वर्ष पर था, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा इसको घटा करके क्या कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी 18 वर्ष के अगर आप उम्र के हो गए हैं तो आप वोटिंग के जो है एलिजिबल है, वोट देने के अधिकार के एलिजिबल हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ग्राम सभा रहेगा। अगला देखते हैं, भारत के संविधान की व्याख्या करने की शक्ति जो है किसके पास है। जो हमारा संविधान है, हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको उसकी व्याख्या करने का अधिकार किसको दिया गया है। तो भारत के संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन को जो है डिस्क्राइब करने का अधिकार, ये किसको दिया गया है, भारत के जो है राष्ट्रपति को, या केवल सर्वोच्च न्यायालय को, या केवल उच्च न्यायालय को, या सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को। तो आपको बताना है, जो हमारा संविधान है उसको उसकी व्याख्या करने के लिए, मान लीजिए किसी मुद्दे पर बहस ऐसे हो जाए कि ये चीज ऐसे होना चाहिए, ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, इस आर्टिकल्स में ये नहीं, ये इसका जो है जिक्र होना चाहिए, तो वो चीज जो है उसको कौन जो है डिस्क्राइब कर सकता है, विस्तृत कर सकता है। तो कौन है, सही उत्तर आपका है, बताइए कौन है। सही उत्तर आपका रहेगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है, क्यों, क्योंकि जो है ज्यादातर लोग ये जानते हैं, ज्यादातर लोग, कि खाली जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको ये अधिकार दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को खाली दिया गया है। लेकिन ये बात सही नहीं है। समय समय पर हाई कोर्ट भी जो है संविधान की व्याख्या करता है, उसको जो है उसके आर्टिकल्स को जो है डिस्क्राइब करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को ये अधिकार है कि वो जो संविधान है उसकी व्याख्या कर सकें। तो याद रखना है। अगला है, भारतीय संविधान के संविधान में जो है राज्य के नीति तत्व किस देश से जो है ग्रहित किए गए हैं। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो पूछ रहा है आपसे किस देश से ये जो है लिया गया है डीपीएसपी हमारे संविधान में। तो किस देश से लिया गया है दोस्तों, चीन से, या आयरलैंड से, या यूएसए से, या यूएसएसआर से। ये यूएसए है आपका। तो किससे लिया गया है बताइए आप लोग। आप ये जानिए, जो हमारा डीपीएसपी है, राज्य के नीति तत्व है, ये आपके आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के जो नीति तत्व हैं, ये आपके जो है पार्ट, यानी भाग 4 में क्या किए हैं, इसका वर्णन किया गया है। जो आपके आर्टिकल्स है 36 से लेकर के 51 तक जो है इसका वर्णन किया गया। 36 से लेकर के 51 तक राज्य के नीति तत्वों का जो है वर्णन किया गया है। कहाँ किया गया है,
भाग 4 में 36 से लेकर के 51 के बीच में जो है दिया गया है राज्य के निर्देशक तत्व। इसका मतलब ये होता है, ये सरकार को, राज्य को ये निर्देश देता है कि आपका ये कर्तव्य है, आप इस हिसाब से जो है काम करिए, आपका ये ड्यूटी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है संवैधानिक आपातकाल की उद्घोषणा को जो है इसके जारी होने की तारीख से कितने महीने के भीतर जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा जो है इसको अनुमोदित किया जाना चाहिए। यानी ये जो अगर इमरजेंसी आया है वो भी संवैधानिक आपातकाल, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है इमरजेंसी, तो ये जो है पूछ रहा है कितने महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा इसको अनुमोदित किया जाना चाहिए। तो आप बताइए ये जो है कितने महीने के अंदर जो है अप्रूव्ड होना जाना चाहिए, नहीं तो ये है क्या होगा, लागू नहीं हो पाएगा आगे। 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने या 1 महीने, कितने महीने के भीतर अगर संवैधानिक आपातकाल लगाया जा रहा है तो उसको जो है संसद द्वारा जो है अनुमोदित होना चाहिए। तो ये सही उत्तर आपका रहेगा 1 महीना। पहले ये जानिए आपके जो संविधान में आपातकाल का वर्णन दिया गया है, ये आपके जो है आर्टिकल है 352, 352, आर्टिकल आपका जो है 356 और आर्टिकल आपका 360 यानी 360। इन तीनों में जो है आपातकाल के बारे में, इमरजेंसी के बारे में प्रोविजंस दिया गया है। 352 में जो है ये आपका जो है नेशनल इमरजेंसी है, संवैधानिक आपातकाल है। इसमें आपका 356 में जो है प्रेसिडेंट रूल है यानी स्टेट इमरजेंसी है, जो है आप सुनते होंगे राष्ट्रपति शासन जो है जिसके तहत लगता है, तो 356 में है। और 360 में आपका जो है ये फाइनेंशियल इमरजेंसी है, वित्तीय आपातकाल है, जो अभी तक जो है भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। तो और ये पार्ट किसमें है, तो ये अगर देखेंगे तो इमरजेंसी से संबंधित प्रोविजंस जो है पार्ट है आपके जो है 18 में, भाग 18 में आपके जो है दिए गए हैं। ये बात याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा ये चीज जो है आपसे पूछा जाता है कि किस पार्ट में जो है आपातकाल संबंधी जो है प्रोविजंस दिए गए हैं। तो दोस्तों किसमें है, 18 में है, जो है भाग 18 में है, और 352, 356 और 360 है, तीनों जो है आपातकाल से संबंधित बातें बताते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, अगर आपातकाल लगाया गया है 356, 352 के तहत, तो इसको 1 महीने के भीतर जो है संसद से अनुमोदित होना आवश्यक है, नहीं तो ये जो है आगे नहीं चल पाएगा। आगे है, आगे बताइए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संदर्भ में जो है विशेष उपबंध यानी स्पेशल प्रोविजन से संबंधित है। तो आर्टिकल्स आपके सामने है, आप लोग बताइए कौन सा आर्टिकल्स जो है महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित है। तीन 386 आर्टिकल्स या 371 या 380 या 377, तो कौन सा है। तो आप ये जानिए पहले कि हमारे देश में जो है कुछ राज्यों को स्पेशल प्रोविजंस दिया गया है, विशेष जो है विशेष उपबंध उनके लिए जो है किया गया है। जैसे 371 में जो है आपका आर्टिकल 371 में राज्यों के लिए विशेष प्रोविजंस दिया गया है, जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात जो है ये शामिल है, इनके लिए 371 में स्पेशल प्रोविजंस किया गया है। इसी तरह से 371 ए से लेकर के बी सी डी ई एफ जी तक जो है जी एच आई जे तक जो है कुछ राज्यों को जो है लगभग 8 राज्यों को स्पेशल प्रोविजंस दिया गया है। जैसे मान लीजिए ये आपका जो है किसके लिए है, नागालैंड के लिए है, यानी 371 ए आपका जो है ये आपके नागालैंड के लिए है। 371 बी आपके लिए असम के लिए है, इसके लिए है असम के लिए है। 371 सी आपके लिए जो है आर्टिकल ये आपके जो है मणिपुर के लिए है। ऐसे जो है आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ऐसे राज्यों के लिए जो है स्पेशल प्रोविजंस किया गया है। गोवा के लिए हो गया, सिक्किम के लिए हो गया, उनके लिए जो है स्पेशल प्रोविजंस किया गया है आर्टिकल 371 में।
तो ये बात याद रखना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे जो है पूछा जाता है। कई बार तो आपसे ये यहाँ तक पूछा गया 371 डी में जो है किसका प्रोविंस है, एफ में किसका है, या ऐसे क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। अगला फिर देखिएगा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है? तो 101 या 85 या 89 या 90, तो कौन सा आर्टिकल्स आपका जो है ये संसद के सत्र यानी सेशन ऑफ द पार्लियामेंट है, इसके बारे में जो है वर्णन करता है? तो बताइए आप लोग जो है कौन सा वो आर्टिकल्स है जो संसद के सत्र के बारे में जो है बताता है? विकल्प आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है, आप इससे बताइए कौन सा जो है ऑप्शन है जिसके तहत संसद के बारे में, उसके सत्रों के बारे में जो है वर्णन करता है कि संसद में जो है सत्र कैसे होंगे। तो ये आपका जो है आर्टिकल 85 के तहत जो है, अनुच्छेद 85 के तहत जो है संसद के सत्र के बारे में वर्णन किया गया। संसद का सत्र कब होगा, उसका गठन जो है कैसे बुलाया जाएगा, उसका विघटन कैसे होगा, उसका सत्रावसान कैसे होगा, इसके बारे में जो है आपके अनुच्छेद 85 में वर्णन किया गया है। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 85 में किया गया है। तो बातें आपको एकदम याद रखना है, ये आपसे पूछा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जिससे कहते हैं वस्तु और सेवा कर, जीएसटी, उसका प्रावधान करता है? तो कौन सा जो है आपका, कौन सा आपका आर्टिकल्स है, सॉरी कौन सा अमेंडमेंट है, आर्टिकल्स नहीं, जिसके तहत जो है आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो है प्रोविजन किया गया है? 98वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012 या 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 या 100वां 2015 या 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016? तो किसके तहत जो है किया गया है ये आपको बताना है। आप लोग बताइए, ये इस क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है, बताइए इसको। तो ये आपका जो है जीएसटी आपका जो है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा जो है क्या किया गया था, पास किया गया था, जिसके माध्यम से जो है पूरे देश में वस्तु और सेवा कर यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी जो है लागू किया गया था। इसके लिए जो है 122वां संविधान संशोधन बिल जो है पेश किया गया था, जो पास होकर के 101वां संविधान संशोधन अधिनियम बना था। और बिल और अधिनियम में यही अंतर होता है, बिल जो पास किया जाता है जब तक ये अधिनियम नहीं बन जाता तब तक ये बिल का रूप रहता है। जब ये एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है, राष्ट्रपति का उस पर सिग्नेचर हो जाता है पास होने के बाद, तब वो जो है एक्ट बन जाता है। यानी आप कह सकते हैं बिल जो होता है ये आपका कानून बनने के पहले की प्रक्रिया जितनी भी होती है वो बिल के तहत होता है। ये किसके तहत होता है? बिल, जिसको कहते हिंदी में कहते हैं विधेयक। और यही जब विधेयक राज्यसभा लोकसभा में अलग अलग पास हो जाता है और राष्ट्रपति का इस पे सिग्नेचर हो जाता है, तब ये आपका क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा जो है जीएसटी को लागू किया गया था, जो पूरे देश में जो है एक समान टैक्स को जो है लागू करने का प्रोविजन किया गया है। और आर्टिकल इसी के तहत जो है 279A के तहत जो है एक जीएसटी काउंसिल यानी वस्तु और सेवा कर परिषद का गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष जो है वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। सेंट्रल जो है फाइनेंस मिनिस्टर इसका जो है होता है, क्या होता है? चीफ होता है, अध्यक्ष होता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में जो है नियुक्त होने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु जो है कितनी होनी चाहिए? यानी अगर आप स्टेट के गवर्नर बनना चाहते हैं, हो सकता है आपके मन में हो कि हम आगे चल करके जो है स्टेट के गवर्नर बनेंगे, तो आपका जो है एज कितना होना चाहिए, मिनिमम एज आपका कितना होना चाहिए? आप एक बार कल्पना कीजिए कि हो सकता है सपोज दैट
हम भविष्य में चल करके जो है आपके जो है स्टेट का गवर्नर बनने वाले हैं, किसी स्टेट का गवर्नर बनने वाले हैं, तो कम से कम हम जो है कितने एज के हो जाएंगे ये अपने ऊपर सोच के देखिए, तब हम जो है गवर्नर बन सकते हैं। तो आप जो है इसको हमेशा याद कर लेंगे। 28 ईयर्स या 30 ईयर्स, 40 ईयर्स या 35 ईयर्स, तो कितने ईयर्स के आपको होना पड़ेगा? तो सही उत्तर आपका रहेगा मित्रों 35 ईयर्स, यानी 35 साल आप जो है अगर हो जाएंगे तो आप किसी राज्य के जो है गवर्नर बन सकते हैं। पहली नंबर। दूसरी नंबर आपको ये याद रखना है, आर्टिकल 153 के तहत ये कहा गया है राष्ट्रपति जो है गवर्नर जनरल की क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, प्रेसिडेंट जो है गवर्नर की जो है नियुक्ति करेंगे। और आपको यहाँ ये भी याद रखना है 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा ये कहा गया था दोस्तों कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का गवर्नर जो है बन सकता है। यानी ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई एक व्यक्ति एक ही राज्य का गवर्नर होगा। अगर सरकार चाह रही है, मतलब राष्ट्रपति चाह रहे हैं, तो एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का जो है चार्ज, गवर्नर का चार्ज जो है दिया जा सकता है। वो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है किस संविधान संशोधन द्वारा इसको किया गया था? तो 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा जो है ये प्रोविजन किया गया था कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का गवर्नर बनाया जा सकता है। और गवर्नर बनने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए? गवर्नर बनने के लिए आपको जो है पहला योग्यता ये है आपका कि 35 ईयर्स आपका एज होना चाहिए। दूसरी नंबर आपका जो है, दूसरी योग्यता आपका है आप जो है इंडिया की सिटीजनशिप आपके पास होना चाहिए, भारत का नागरिक जो है होना चाहिए। तो नागरिक का जो है एक प्रोविजंस है। और कई सारी कमिटी जो है इस पे बनी है, क्या किस पे? कि गवर्नर का नियुक्ति कैसे होना चाहिए। तो उस समिति ने जो है ये बताया है कि गवर्नर जो है कम से कम जो है वो डायरेक्टली जो है कम से कम डायरेक्टली जो है इलेक्शन, सॉरी, पॉलिटिकल सिस्टम में यानी राजनीति में सक्रिय ना हो, ऐसे लोगों को जो बनाना चाहिए। और जो अपने खुद के स्टेट में उसको गवर्नर नहीं बनाना चाहिए। ये समिति जो है रिकमेंड की है चीजों को, लेकिन अब ये सरकार माने कि ना माने वो सरकार के ऊपर है, लेकिन समिति ने जो है इस पे कहा है बात ऐसे। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है यह उल्लेख है कि वैज्ञानिक सोच विकसित करना जो है भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, ये ड्यूटी होगा। क्या? साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है डेवलप करना प्रत्येक व्यक्ति का ये ड्यूटी है कि वो अपना साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है विकसित करे, ना कि रूढ़िवादी सोच के माध्यम से जो है वो आगे बढ़े। तो किस आर्टिकल्स में ये जो है कहा गया है? 351 ए में आप जानते होंगे सर, 351 ए HKIJ है। 351 ए जो है इसको जोड़ा गया था कब? 72 72वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा। किसको जोड़ा गया था? 51 ए को जोड़ा गया था, सॉरी यहाँ नहीं, 51 ए को जोड़ा गया था, जिसमें क्या प्रोविजंस किया गया था? फंडामेंटल ड्यूटीज का जो प्रोविजंस किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति इसके लिए गठित हुई थी, जो रिकमेंड की थी कि जो है हमारे यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज होना चाहिए। पहली बात यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है, दूसरी बात याद रखना है। और ये जो है आपका पार्ट 4A में जो है, संविधान के पार्ट 4A में जो है इसको जोड़ा गया था। किसमें? पार्ट 4A में जोड़ा गया था। जब ये लागू किया गया था तब इसमें जो है 10 मूल कर्तव्य थे। बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जो है इसमें 11वें फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है जोड़ा गया था, जिसमें ये प्रोविजंस था कि हर माता पिता का ये कर्तव्य होगा कि वो अपने जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको जो है एजुकेशन का अवसर जो है प्रदान करें। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। 351 ए एच में जो है ये वर्णन किया गया है, यानी एच मतलब 8वें फंडामेंटल ड्यूटीज में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट को जो है डेवलप करे अपने आप में। अगला है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद
राज्य की समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड इसका प्रावधान करता है या निर्देश देता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो है प्रोविजंस किस आर्टिकल्स के तहत किया गया है? तो 42, 44, 43 या 45? आप लोग बताइए जो है किसके तहत जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो है प्रोविजंस किया गया है? तो सही उत्तर आपका रहेगा आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 के तहत जो है, अनुच्छेद 44 के तहत आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो है प्रोविजंस किया गया है, यानी समान नागरिक संहिता है। इसका मतलब ये होता है कि हर जाति और धर्म के लोगों के लिए जो बेसिक कानून है, जैसे विवाह संबंधित कानून हो गया, तलाक संबंधी कानून हो गया, या बच्चे को गोद लेने संबंधी कानून होगा, ये सब कानून जो है सभी जाति और धर्म के लोगों के लिए क्या होगा? इक्वल होगा। ये नहीं कि आप जो है मान लीजिए हिंदू धर्म में प्रोविजंस की आप एक पत्नी रख सकते हैं जो है और एक पति रख सकते हैं, और ये मुस्लिम धर्म में कोई अलग चीज हो जाए कि उसमें जो है आप जो है 4 पत्नियां रख सकते हैं, या जान लीजिए किसी और धर्म में कुछ कोई और प्रोविजंस हो गया, उसकी जो है मान लीजिए बच्चा गोद लेने संबंधी जो है कोई अलग प्रोविजंस है किसी धर्म में, और किसी अलग धर्म में कोई अलग प्रोविजंस है। डिवोर्स आपको देना है तो किसी धर्म में कोई प्रोविजंस है, और जो है किसी धर्म में कोई प्रोविजंस है अगर आपको तलाक देना है तो ये सब जो है सभी धर्म के लिए समान है। सरकार को ये निर्देश देता है कि सभी धर्म के लिए जो है समान होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। और इसी को देखते हुए आप जानते होंगे पहले गोवा जो है हमारे यहाँ पहले से ही इसको यहाँ जो है सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, यूसीसी लागू है। और इसके बाद जो है अभी रिसेंट में देखेंगे तो उत्तराखंड पहला ऐसा स्टेट बना है। कौन? उत्तराखंड, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है अपने यहाँ लागू कर दिया है। तो ये बात आपको ये भी आपको ध्यान रखना है, यूके जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला गोवा के बाद पहला राज्य बना था। तो ये आपके डीपीएसपी में इसका जो है वर्णन किया गया है, जो आपके जो है 36 से 51 में है डीपीएसपी। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी धर्मों के लोगों को जो है अपने धर्म के मामलों का जो है प्रबंधन करने की स्वतंत्रता देता है? तो यानी आप किसी भी धर्म के हैं, आप अपने धर्म को जो है किस अपने हिसाब से जो है उसको मैनेज कर सकते हैं, प्रबंधित कर सकते हैं। ये आपको जो है आजादी दी जाती है किस आर्टिकल्स के तहत? 21, 26, 15, 37। तो आपके फंडामेंटल राइट्स के तहत आपका फंडामेंटल राइट जो है आप जानते होंगे, कई बार आपसे बता चुका, पार्ट 3 में उसके बारे में डिस्कशन किया गया है, जो आपके जो है 12 से लेकर के 35 तक जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में जिक्र किया गया है। और ये आपके जो है आर्टिकल 26 में जिसके तहत धर्म के मामलों का प्रबंधन करने की जो है स्वतंत्रता देता है, यानी फ्रीडम ऑफ पीपुल ऑफ ऑल रिलीजन्स टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ देयर रिलीजन्स। तो ये बात आपको ध्यान रखना, 12 से 35 तक इसके बारे में जो है प्रोविजंस किया गया है। और जो है आप अभी प्रेजेंट टाइम में 6 हमारे पास जो है 6 मूल अधिकार हैं, जो आपका इसमें अगर देखेंगे तो 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक मामलों के जो है स्वतंत्रता दिया गया है, धर्म की स्वतंत्रता के बारे में जो है वर्णन किया गया है। अगला है भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? 4, 3, 1, 2। तो भारतीय संविधान के अनुसार जो है सरकार के कितने अंग हैं? तो भारतीय संविधान के अनुसार जो है सरकार के 3 अंग हैं। सरकार के कितने अंग हैं? सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जीक्यूटिव देखिए मिटा दिए, एग्जीक्यूटिव होता है आपका, उसके बाद लेजिस्लेटिव होता है और आपका जुडिशरी होता है। अगला है सत्ता के अंतिम हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए जो है कैबिनेट मिशन जो है कब भारत में आया था? तो ये आपसे पूछ रहा है जो कैबिनेट मिशन था, आप जानते होंगे कैबिनेट मिशन जो है ये आया था भारत में
सत्ता को हस्तांतरित करने के लिए जो है बात करने के लिए। तो ये आपका जो है कब आया था, तो ये आपका जो है 1946 में जो है 1946 में जो है ये भारत में आया था। कौन जो है कैबिनेट मिशन योजना। तो इसको आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया, ये हम कई बार आपको बता चुके हैं इसमें क्या क्या प्रोविजंस किया गया है। अगला है भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत जो है ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसका शासन समाप्त कर दिया गया था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, कंपनी आप जानते होंगे कंपनी शासन कर रही थी पहले शुरुआत में, उसके बाद जो है इस कंपनी के शासन को जो है ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जो है क्राउन को ट्रांसफर कर दिया गया था। आप जानिएगा यहाँ दो चीज आप जानिएगा, एक आपका था कंपनी का शासन, कंपनी का शासन, और दूसरा था आपका जो है क्राउन का शासन, ब्रिटिश क्राउन का शासन, ब्रिटिश क्राउन का शासन। मतलब ये जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था। 1773 से लेकर के 1858 तक जो है क्या था, कंपनी का शासन था। आप जानते होंगे 1857 की क्रांति इसी बीच में हो गया था। इसके बाद से जो है सरकार, ब्रिटिश सरकार जो है डर गई कि हमें सत्ता छोड़ के जाना पड़ेगा। अब जो है भारत वाले जो है बहुत ज्यादा विद्रोह कर रहे हैं। उसके बाद से जो है 1858 के बाद और 1947 तक जो है ब्रिटिश क्राउन का शासन जो है रहा था। यानी देखेंगे जो ब्रिटिश सरकार का शासन था 1773 से 1858 तक ये जो है कंपनी का शासन था, और 1858 से 1947 तक ये ब्रिटिश ताज का शासन या ब्रिटिश जो है क्राउन का शासन था। तो ये पूछ रहा है इसका शासन कब समाप्त कर दिया गया था, तो 1858 में जो है ब्रिटिश कंपनी का शासन जो है, कंपनी का शासन ब्रिटिश ताज को जो है ट्रांसफर कर दिया गया था। अगला है भारत के किस राज्य में जो है सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। तो किस राज्य में जो है सर्वाधिक बार ये आपका राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल जो अभी आपको आपातकाल के बारे में बताए हैं 352 से लेकर के 356 से 352, 56 और 360 में है। इसमें 356 में आपका जो है राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करता है। इसके तहत जो है आपका स्टेट में इमरजेंसी लगता है। तो अभी जो है पूछ रहा सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा है, तो ये चर्चा का विषय है। मणिपुर में अभी 11वीं बार जो है प्रेजेंट टाइम में 11वीं बार आपातकाल जो है लगाया गया है। तो ये आपका काफी चर्चा का विषय रहा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो है मणिपुर एक ऐसा राज्य है जहां प्रेजेंट टाइम में क्या है आपका आपातकाल लागू हुआ है। क्यों, क्योंकि वहां जानते होंगे जो दो वहां के जो समुदाय थे कुकी और मैतेई दोनों में संघर्ष हो गया था, काफी जो है विवाद हुआ था, मारपीट हुआ था और कई लोगों को जो है जला दिया गया था, गोली मार दिया गया था। इसके कारण से जो है वहां स्थिति सामान्य नहीं थी, इसके कारण से वहां आपातकाल लगाया गया है। तो प्रेजेंट टाइम में मणिपुर में आपके आपातकाल है, और अभी मणिपुर में सबसे ज्यादा 11 बार जो है आपातकाल लग गया है। तो दोस्तों आज का जो आपका पॉलिटी का डिस्कशन था, 5वां डिस्कशन, ये हम लोग का समाप्त होता है। हम लोग जो है फिर अगले डिस्कशन में 6वां डिस्कशन जो है करेंगे। 6वें जो है टॉपिक को 15 से 20 क्वेश्चन जो है डिस्कशन करेंगे, और ये आपका जो है कंटिन्यू सीरीज चलता रहेगा। और आपका जो है 2 मैराथन जो है आएगा, लगभग 100 क्वेश्चन का जो है 100 क्वेश्चन का जो है 2 मैराथन आएगा। इसी मैराथन के माध्यम से और इसी जो उसके माध्यम से आपका जो है सारे क्वेश्चन जो है कवर कर दिए जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आपका जो है जो पेट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कोई भी छूटेगा नहीं। तो दोस्तों हम लोग फिर नए सेशन में मुलाकात करेंगे। अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा। थैंक यू।